क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के डिटेल्ड वीडियो सीरीज। पूरा कोर्स इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं और ये वाला है पार्ट नंबर 15। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ठीक, आपके जो है लेबर लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें फिर से आपको बताते रहे। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फाउंडेशन और आपका गहरा गहरा होता जाएगा। और जब फाउंडेशन मजबूत होता है तभी इमारत बुलंद बनती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी मटेरियल टोटल, इवन अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सब कुछ में कवर किया गया। और वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो है यहाँ पे हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट होता है आप 24 घंटे सातों दिन कभी भी पूछ सकते हैं। पर्सनल आप लोग को जो है बताया जाता है। 1-to-1 टेस्ट से में गलतियां होती है, कोई दिक्कत नहीं, सब सुधार किया जाएगा, इंप्रूवमेंट कराया जाएगा। सारी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले करवाई जाएंगी ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक्स ना हो। और ईपीएफओ में तो देखिए 75% प्रीलिम्स में आपका जो है जुड़ेगा मेन कट ऑफ में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपका कट ऑफ निगेटिव मार्किंग भी है, सॉरी, ठीक। तो कट ऑफ काफी लोग भी है तो कट ऑफ भी जो है ऊपर जाएगा, तो मेहनत बहुत चाहिए। और अगर पर्सनल गाइडेंस नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आप लोग जो है ईपीएफओ 2020 का हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ यूपीएससी का भी 2021 का जो है पूरा पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। सारे डाउट सारे कुछ यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805309696060608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के नए टॉपिक से, पार्ट नंबर 15। देखिए यहां पे हम लोगों ने कल खत्म किया था कि डी रेगुलेशन करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना क्या किया है? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि विनिवेश और डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन का जो एक इंपैक्ट है वो क्या होता है कि आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित पेंशन प्रावधान होते हैं। जो आपने गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट कर दिया, ठीक, अब मान लीजिए स्टेट के पास चला गया या फिर जो है कुछ और एजेंसी को दे दिया, तो हो सकता है कि वहां पे पेंशन या फिर सोशल सिक्योरिटी के जो प्रावधान है जैसे कि पेंशन हो गया, ठीक, इनमें कमी आ सकती है। सरकारी गारंटी कि भैया जॉब सिक्योर रहेगी, इसमें कमी आ सकती है। अनुपस्थिति आपके रहेगी। इसमें बात ब्याज दरों में गिरावट, शेयर बाजार में पेंशन फंड का निवेश आदि आदि। मतलब पेंशन फंड, अब जैसे आजकल क्या हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है 2004 से गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म कर दी है, वॉलंटरी कर दिया है। जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उनको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जो पेंशन पैसा आप लोग, चलो एनपीएस भी समझ लो, पीएफआरडीए इसको चलाता है, ठीक। ये रेगुलेटिंग बॉडी है, विनियमित रेगुलेट करने की बॉडी है, गवर्नमेंट की है। एनपीएस को चलाती है। एनपीएस में जो भी आप पैसा डालते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, वॉलंटरी है, ठीक। आपको कोई पेंशन नहीं है कि सरकारी नौकरी है तो आपको पेंशन है ही है, आपकी वॉलंटरी, आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना। ये जाके मार्केट में, शेयर बाजार में इसको लगाया जाता है। कई सारे एचडीएफसी फंड, आपका एसबीआई फंड, एलआईसी फंड, इन सब में ये लोग आपका जो है आपके अनुसार इक्विटी यानी कि शेयर्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, आपका जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, और एक होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज, ठीक, इसमें लगाते हैं। तो आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, एनपीएस। ये आपके लिए बोनस था आज के लिए, ठीक, क्योंकि नया साल आने वाला है, बोनस तो बनता है भाई, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग क्या समझेंगे, औद्योगिक संबंधी परिभाषा में 3 लोगों ने जो डेफिनेशन दी है वो समझ लेते हैं। यहां पे यार्डर, फलेंडर और हैमन, ठीक। यार्डर क्या बोलता था कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और कर्मचारी यानी कि इंप्लॉइज के बीच में या फिर कर्मचारी और उनके संगठन के बीच में जो संबंध होते हैं, जो रोजगार से बनते हैं या बढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक संबंध की परिभाषा औद्योगिक संबंध कहते हैं। ये यार्डर ने बोला। फलेंडर साहब ने क्या बोला कि भैया नौकरी विनियमित यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन की जो संस्था का अध्ययन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं औद्योगिक संबंध। हेमन ने और अच्छी बात बोली, उन्होंने क्या बोला कि औद्योगिक संबंध की अंतर्निहित विशेषता के रूप में शक्ति के लिए संघर्ष, ठीक। औद्योगिक संबंध की अंतर्निहित विशेषता के रूप में शक्ति के लिए संघर्ष, यानी कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन और एम्प्लॉय कर्मचारी जो है अपना किसका ज्यादा पड़ला भारी होगा, ये जो संघर्ष है इसको क्या कहते हैं? हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। कार्य क्षेत्रों पर नियंत्रण की प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब कार्य क्षेत्र जो है, वर्किंग जो एरियाज हैं, उनके
उन पे कौन कंट्रोल करेगा और इसका क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहेगा, इसकी स्टडी करना ही क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो इनकी डेफिनेशन अगर आप लोग से पूछ ली गई, मान लीजिए ये चीज बोल दी गई, पूछा गया बताओ, ये तीनों ऑप्शन दे दिए गए, ठीक, एक पांचवा मान लीजिए वीवी गिरी दे दिया गया, तो आप लोग कर लोगे ना अब कि भाई अगर पूल उन्होंने ये कह दिया कि जो स्ट्रगल है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन के फीचर्स का इनहेरेंट स्ट्रगल है कि मैनेजमेंट जीतेगा कि वर्कर जीतेगा, तो ये किसने बोला है, तो हेमन ने बोला है। ठीक, आपका जो है स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क रिलेशन, तो ये हेमन है। स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन, जॉब रेगुलेट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन, इनका स्टडी करना है तो फ्लेंडर है। योडर ने क्या बोला है कि भैया मैनेजमेंट एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय या उनके संगठन के बीच में जो भी कैरेक्टरिस्टिक और एम्प्लॉयमेंट के जो भी चीजें होती हैं, विशेषताएं, उनसे संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हो इंडस्ट्रियल रिलेशन है। समझ में आए ना एक एक चीज। अब देखो हम लोग कुछ यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, पहले एनपीएस पढ़ लिया, और पुराना जो है गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड जो है जब डीरेगुलेट करता है तो होता है, वो 3 टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जो आयोग बनाए गए उनसे संबंधित हम लोग फैक्ट समझ लेते हैं। ठीक, पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर बनाया गया कब, ये डेट याद रखना, ईयर 1969 में। दूसरा नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब बनाया गया, 2002 में। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा समझा रहा हूं। इसमें कुछ भी नहीं है कि जो है राष्ट्रीय कमीशन जो आयोग बनाया गया शाम पे। ठीक, पहला बनाया गया 1969 में, दूसरा 2002 बनाया गया। ठीक, पहले वाले की समझ लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ। 1966 24 दिसंबर को बना। इसके जस्टिस जो चेयरमैन थे वो कौन थे, पीबी गजेंद्र गडकर थे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित सेक्टर को देखना, उन पे जो है क्या करना है, फिर रिपोर्ट देना। रिपोर्ट इन्होंने अगस्त 1969 में दी, 3 साल बाद। 1966 का टाइम भी वही टाइम था जब 5 ईयर प्लान हमारा कौन सा चल रहा था, तीसरा 5 ईयर प्लान जो है हमारा खत्म हो रहा था। समझना, बहुत सारी चीजें होती है, इंटरलिंक करनी पड़ती हैं। ठीक, अब 1961 में, 1965 में आपको पता है कि पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 1962 में जो है चाइना से लड़ाई हुई, और जो है उसके बाद फिर 1966 से लेकर, ठीक, इकोनॉमी पूछ सकता है, ऐसे ही नहीं कुछ बताता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, 1966 लेके 1969 तक प्लान हॉलीडे हुआ, मतलब कोई प्लानिंग चली नहीं। थर्ड के बाद फिर फोर्थ कब आया था, 1969 से आपका जो है था 74 तक, 1974। इंदिरा गांधी जी थी उस समय प्रधानमंत्री हमारी, समझ रहे हो। तो ये 66 और 69 बीच में जब ये बनी और इन्होंने जब तक रिपोर्ट दी तब तक प्लान हॉलीडे था। इंटरलिंक करके देखो, ये भी चीज याद हो गई और ये भी याद हो गया। यही है कला इंटरलिंकिंग की, जो मैं सिखाता हूं। आप लोग रोज सुबह अगर 6 बजे करंट अफेयर देख रहे हो तो भी आपको ये चीज सीखने मिले। कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी वैसे मेन फोकस रहता है वहां पे मेरा, नहीं कोई भी एग्जाम हो, आपने ये कला सीख ली तो चुटकियों में आपका जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से प्लान हॉलीडे के बाद इन्होंने जो है जब खत्म हुई 69 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की अगस्त में, इन्होंने क्या बताया कि टू सेटअप to study IR scenario, IR क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन कंट्री व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हैड बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने ये स्टडी किया, इसको इसलिए सेटअप किया गया था कि स्टडी करो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चल रही, क्या सिनेरियो है कंट्री में जब आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का प्रोसेस चल रहा था, प्रक्रिया जो कि स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए मैंने आपको 5 ईयर प्लान समझाए कि 5 ईयर प्लान में जब जो 61 से 62 तक चला, 61 से 66 तक, सॉरी, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो उसमें इंडस्ट्री को भी समान मान्यता देने की बात करी गई थी एग्रीकल्चर के साथ में। और ये ठीक, ये नहीं कि जैसे सेकंड वाले में क्या था कि इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था, थर्ड वाले में था कि नहीं दोनों ध्यान दो। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ने ये सेटअप करिए आयोग और पूछा कि भाई बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हाल है इसमें। समझ में आया। गजेंद्र गडकर जी थे 1966 में, 1969 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। ठीक, इसी की कुछ और बता के फिर दूसरे वाले पे आऊंगा मैं। इशू जो इन्होंने कवर किए क्या थे, आपके लेबर क्या, श्रम का कल्याण, उनकी वेजेस क्या है, पॉलिसी नीतियां, बोनस, सोशल सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, जैसे कि एसोचैम हो गया, इफको तो नहीं, एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया, सॉरी फिक्की। ठीक, और उसके बाद रिकमेंडेशन की वजह से क्या हुआ, कई सारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 वाला, उसमें रिमूवल ऑफ वेज सीलिंग फॉर कवरेज। ठीक, जो वेज की सीलिंग थी
ठीक, कि मतलब इसके बाद ही लोग कवर किए जाएंगे, इतने लोग क्या है, अच्छा वेज की सीलिंग जैसे 15,000 के जो लोग नीचे हैं, जैसे आज का तारीख होता ना, उन्हीं को जो है ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब इसकी जो है लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है, 21,000 हो गई है। कंफर्म करके जरा आप लोग बताइएगा मैसेज में, ठीक, कमेंट करके। और दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था विद रिस्पेक्ट टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इन सब पे इन्होंने क्या है, गजेंद्र गडकरी जी के अध्यक्षता में नेशनल लेबर कमीशन ने जो है कुछ रिकमेंडेशन की, जैसे कि आप वेज सीलिंग हटा दो कवरेज करने के लिए, अनफेयर लॉ लेबर प्रैक्टिसेस को उन्होंने उजागर किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। ESIA 1948, इनके ईयर याद रख लेना, हो सकता है क्रोनोलॉजी में पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें यह था कि वेज लिमिट को बढ़ाओ फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पे आउट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। देखो ये बहुत पुरानी इसमें मांग थी, उन्होंने क्या कहा कि एग्जाम्पशन, मान लीजिए पहले 10,000 रुपए था, जिनकी जो है आपके 10,000 तनख्वाह वेज है, वेतन है, उन लोगों को, उन कर्मचारियों को कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, ठीक, किसमें, प्रोविडेंट फंड और इन सब ऐसी चीजों में। अब इन्होंने कहा कि इस लिमिट को उठा के 15,000 कर दो, कि 15,000 के ऊपर जो लोग हैं उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, ठीक, कि इनको पेमेंट करना पड़े। साथ ही साथ चौथा क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इनमें भी इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी, ठीक। तो ये हो गया हमारा आपका नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। दूसरा वाला जो था 2002 में आया, ठीक, एस्टेब्लिश जो है आपका हुआ था 1999 में, रविंद्र वर्मा इसके चेयरमैन थे, रिपोर्ट सबमिट करी उन्होंने 2002 में, ध्यान रखिएगा। एस्टेब्लिश 1919 में, 1999 में हुआ था, ठीक, लेकिन 2002 में रिपोर्ट सबमिट करी। और इसको क्यों सेटअप किया गया था, कि विश्लेषण कर सकें इश्यूज रिलेटेड टू श्रम बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैश्वीकरण की वजह से लेबर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का विश्लेषण करके बताएं। और बताएं कि भैया विश्लेषण जब शब्द आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। मेंस का अगर कोई लिख रहा है तो वो भी ध्यान रख के इसको सुन ले। पॉजिटिव और निगेटिव बता दो, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी बता दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक, और उसके बाद वे फॉरवर्ड बता दो। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी, सलूशन भी बतानी। प्रॉब्लम तो रिक्शा वाला भी बता सकता है, लेकिन सलूशन ढूंढने के लिए ही तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम 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 से नहीं, सलूशन ढूंढने की जिसके अंदर जद्दोजहद होती है वहीं आगे बढ़ता है, और ये जिंदगी की सच्चाई है, वो कभी रुक नहीं सकता, ठीक। इसके बाद क्या रिकमेंडेशन इनकी यही थी कि रिव्यू करो लॉस का, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का, ह्यूमन वर्कर्स का, चाइल्ड लेबर और वेजेस, इन सब पे इनको रिकमेंडेशन देनी थी। और उसके बाद अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाना है, रिकमेंडेशन करना था कि कुछ आपको एक ऐसा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लॉ लेके आओ फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ लॉ बनाने के लिए, जो एक लेबर लॉ, जैसे अभी लेबर कोड बनाए गए, इसका मैंने वीडियो सीरीज आप लोग को ऑलरेडी दे रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसका लिंक। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने मतलब ड्राफ्ट किया था इनकी रिकमेंडेशन पे, जो भी मसौदा एक तैयार किया, और उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर बिल 2004 को प्रोविजंस, इसमें क्या क्या थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, देखिए लॉ बनाया है इन्होंने, ठीक, मसौदा तैयार किया था, बिल, क्योंकि एक्ट नहीं बना। एक्ट का बनता है जब फाइनली दोनों सदनों से पार होके, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा से पार होके फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए, और एसेंट मिलने के बाद, अब देखो पॉलिटिक्स समझा रहा हूं यहाँ पे, इंटरलिंकिंग यही है, और एसेंट मिलने के बाद जिस तारीख से गजट में उसको जो है प्रावधान में या फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो डेट होती है कि इनटू फोर्स कब से आया, इस डेट से, जो गजट में दिया जाता है, ठीक है। प्रोविजन इसमें कौन कौन से थे, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलफेयर एंड मैटर्स वाले, ठीक। अब देखिए उद्देश्यों, अब यहां पे हम लोग ने पढ़ लिया कि कौन कौन से कमीशन थी, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब ये आपका 5वां छठा टॉपिक होने के बाद अब हम लोग कौन सा अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए व्यापार संघ यानी कि ट्रेड यूनियन कौन से तरीके अपनाते हैं, ठीक। तो अभी विस्ट्रॉन वाले में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन से संबंधित अपने ऑब्जेक्टिव, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव है, लेबर का उन्होंने मान रखना है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो उसको इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए या फिर पाने के लिए क्या चीजें करते हैं ट्रेड यूनियन, वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है इन पर, ठीक। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। म्यूचुअल इंश्योरेंस, इसमें क्या, इन चेंज ऑफ फीस, अब इसमें क्या है
कि मेंबर्स अब जो है शामिल होने के लिए, कोई मेंबर है XYZ, इसमें शामिल होना चाहता है तो इसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, ठीक। और ट्रेड यूनियन बदले में क्या करेगा, इनको सर्विसेज देगा, मतलब इनकी आवाज बनेगा, इनको जो है कई सारी सहूलतें से इनके इंटरेस्ट को जो है बढ़ावा देगा, ठीक। सर्टेन सर्विसेज देते हैं। तो अब कॉमन फंड जो है बनाया जाता है और इसमें से यूज किया जाता है पैसा फॉर द स्कीम ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। इन दोनों को, जो XYZ वर्कर है और जो ट्रेड यूनियन, इन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई जो कार्य होने हैं कॉमन फंड में पैसा डाल के, ये जो है इन दोनों किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट का भी आएगा, ठीक। म्यूचुअल इंश्योरेंस की बात है कि इसमें जो है आप कुछ पैसा डालिए ताकि वर्कर और सबका काम हो सके, सबका जो है म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, ये वाली बात है, ठीक। इसमें देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये एक तरीके का मेथड है, यूनियंस अपनाते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि संरक्षण कर सकें, सेफगार्ड कर सकें, इंप्रूव कर सकें कंडीशन किसकी, उनके मेंबर्स की। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ट्रेड यूनियन के अंदर ये मेंबर है XYZ, तो इसके लिए जो है इसको, इसकी कंडीशन, जीने की कंडीशन और ये सबको जो है सेफ गार्ड कर सके, इंप्रूव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, संरक्षण और संवर्धन करना है, सीधी सी बात है। बाई बार्गेनिंग विद द एम्प्लॉयर, नियोक्ताओं से जाके नेगोशिएट करके कि भैया ये चीज करो, और टर्म से कंडीशन बनाओ कि क्या है भैया कंडीशन आपकी एम्प्लॉयमेंट, अगर आप रोजगार दे रहे हो तो क्या कंडीशन है, कितने घंटे काम करना है, कितना वेजेस मिलेगा, कितना आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रख रखी है, ये सारी चीजें आपका कौन कर रहा है, यूनियन कर रहा है, किसके लिए, मेंबर्स के लिए, ठीक। कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेथड को यूज करते हुए अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। इसके बाद क्या, लीगल इनएक्टमेंट पॉलिटिकल एक्शंस। अब यूनियन जो है आपका लॉ इनएक्टमेंट, मतलब लॉ बनवा दे कोई अपने से संबंधित, गवर्नमेंट को फोर्स करके, या फिर पॉलिटिकल एक्शन ले ले, स्ट्राइक, ये सारी चीजें जो होती हैं। यूनियन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। अब देखो यूनियन का मान लीजिए कोई लीडर है, वो गया किसके पास, MLA के पास या फिर MP के पास। MP कौन होता है, लेजिस्लेचर पार्ट होता है, यानी कि विधायक का पार्ट होता है, इसका मेन काम क्या है, लॉ बनाने का, ठीक। तो इनके पास भेजेगा, उनको कहेगा कि टू प्रेजेंट उनके अपने व्यूज क्या हैं, ट्रेड यूनियन की बात हो रही है और वर्कर्स की बात हो रही, व्यू क्या है उनका, क्या दृष्टिकोण है, क्या उनके कंसर्न्स हैं, क्या तकलीफें हैं उनकी वर्कर्स की, और उनको कन्विंस करो भैया कि पॉलिटिकल लीडर्स को कि भैया कुछ लॉ बना दो जो हमारे फेवर में हो और हमें अच्छे से अच्छी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन मिल सकें, ठीक। तो ये वाली बात है, ये ट्रेड यूनियन कर्म करते हैं यहाँ पे फिर से वर्कर्स के लिए, और जो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ये भी एक पैतरा अपना सकते हैं। इसके बाद क्या, डायरेक्ट एक्शन। अब ये थोड़ा सा जो है आपका जो है थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वाला व्यू हो सकता है। एक्सर्टिंग प्रेशर, अब यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। एक तो आपका यूपीएससी का, अगर आप कौन सा यूपीएससी का पेपर GS पेपर 2 में देखेंगे, प्रेशर ग्रुप्स नाम से एक वो है टॉपिक है, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यू में कि भाई साहब प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, क्या ट्रेड यूनियन प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, तो बिल्कुल करता है। अब अगर इससे बात नहीं बने, ना बात सुन रहे हैं भैया आपके गवर्नमेंट भी, तो जो है डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन क्या है कि एम्प्लॉय नियोक्ताओं के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कैसे, स्ट्राइक कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे, घेराव कर देंगे, इनका भी मतलब अभी हम समझ लेंगे। देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें और बता दे रहा हूं। व्यापार संघों के ने दोस्ताना समाज के रूप में काम किया। ट्रेड यूनियन, ये किसने बोला, वेब्स ने बोला है। ये डेफिनेशन याद रखना प्लीज, ठीक। वेब्स ने क्या बोला है कि ट्रेड यूनियन एक्टिंग एज फ्रेंडली सोसाइटी, ये इनका कथन है कि अब ट्रेड यूनियन काफी फ्रेंडली सोसाइटी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस। म्यूचुअल इंश्योरेंस मतलब कि दोनों के बीच में, मतलब वर्कर का भी और एम्प्लॉयर का, दोनों का फायदा, दोनों का बीमा है कि भैया तुम इनसे काम कराओ, तुम इनसे काम कराओ, इंटरडिपेंडेंस है और दोनों का काम चलेगा, तो दूसरे का एक दूसरे का इंश्योरेंस है, ये तरीका है, ठीक। ये अगर सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ये अगर सही रहेंगे तो ये भी सही रहेंगे। ये किसने बोला, ये बॉयर्स ने बोला है। ये जो रखना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। इनका मतलब कैसे एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस कैसे होगा, मोटिवेट करो वर्कर्स कि भैया ज्वाइन करो यूनियन, ठीक। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एनफोर्सिंग ऑल डिसीजन इन मैच्योरिटी, ठीक। डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखो और सारे डिसीजन मेजोरिटीज लो। 100 लोग हैं तो मतलब 50 से ज्यादा लोग कम से कम रहो सिंपल मेजोरिटी के ऊपर। रिजल्ट इन लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स यूनियन। अब जो वर्कर्स हैं वो, उनको जो है क्या, उनके प्रति जो है लॉयल्टी हो जाती है वर्कर्स यूनियन के प्रति, और कमिटमेंट भी बढ़ जाता है। प्रिवेलिंग म्यूचुअल इंश्योरेंस की जब बात हो रही है
तो ये है कि आपकी वर्कर की ट्रेड यूनियन के प्रति, ठीक, वर्कर की ट्रेड यूनियन के प्रति, यहाँ पे जो म्यूचुअल रिलेशंस की बात है वो आपका ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो वर्कर्स हैं, ये कई सारे वर्कर्स हैं ना, इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशंस है कि तुम इनका साथ दो, तुम इनका साथ दो, ठीक, दोनों लोग एक दूसरे साथ चलेंगे, तभी अपना जो है अपना एम्प्लॉयर से जो है अपनी बातों को मनवा पाएंगे, ठीक। ट्रेड यूनियन एक्टिंग एज फ्रेंडली सोसाइटी, ये सब ट्रेड यूनियन और वर्कर के संबंधित बता रहे हैं, वेब्स ने बोला, यहाँ पे बॉयज ने बोला, ठीक। यहाँ पे देखिए, रिजल्ट इन लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स यूनियन, प्रिवेंटिंग अनएम्प्लॉयड मेंबर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट विद वेजेस बिलो रेट। अब यहाँ पे ये भी होता है, कई सारे जो वर्कर हैं, ठीक, अगर ये ट्रेड यूनियन का पार्ट ना हो, आप समझिएगा बात को, तो ये इनको जो है एम्प्लॉयर बहला फुसला के, और ये मजबूर है, इसकी बात कोई सुन नहीं रहा, घर की इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये चले जाएंगे किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर से कहेगा अच्छा इसे तो मजबूर लग रहा है, एक काम करो 10,000 रुपए की जगह इसको जो है 5,000 रुपए दे दो, और ये करेगा क्योंकि इसको जीवन यापन करना है, एक तरीके लिविंग वेज चाहिए, मतलब जीवन के रोटी कपड़ा मकान वाली जो बात है वो उसको चाहिए, तो ये करेगा। लेकिन अगर ये ट्रेड यूनियन के अंतर्गत है, ये बंदा इस मेंबर है वर्कर ट्रेड यूनियन का, तो ट्रेड यूनियन कहेगा नहीं नहीं, ये क्या भैया 5,000 कैसे, 10,000 मिलते हैं, इसको भी मिलेंगे। यही चीज है, प्रैक्टिकलिटी से समझ के पूरी चीज को समझना। अब जो प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात हुई थी, जैसे डायरेक्ट एक्शन, उसमें क्या क्या है, हड़ताल, धरना, बहिष्कार, घेराव और नाकाबंदी। अच्छा, ये जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या पिकेटिंग स्ट्राइक, पिकेटिंग बॉयकॉट, घेराव, ब्लॉकेट, क्या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की याद नहीं आ रही है? गांधी जी क्या यही काम नहीं करते थे? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे पिकेटिंग और ये सब नहीं होता था क्या? बिल्कुल होता था। और हिस्ट्री क्या अपने ईपीएफओ के कोर्स में नहीं है? क्यों है ईपीएफओ के सिलेबस में, बताओ आप? इसी सब चीजों से है, क्योंकि वही चीजें, हिस्ट्री क्या है, एक एक्सपीरियंस है हमने जो पहले देखे और उससे हमने क्या सीख आज ले रहे हैं। इसीलिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ईपीएफओ के भी जो है सिलेबस में दे रखा है इसको। मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है खाली, वहीं पढ़ना है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई से लेकर 1947 में, जब तक हम लोग आजाद नहीं हो गए, उससे पहले का नहीं पढ़ना ना उसके बाद का पढ़ना, सिंपल बात है। तो देखो, पिकेटिंग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे करते थे, बाइकआउट करते थे, घेराव करते थे, ब्लॉकेट करते थे। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, एकदम थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं, मतलब, या फिर ये समझ लो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे भी काम बन सके, ठीक। स्ट्राइक क्या है कि कलेक्टिव विड्रॉ फ्रॉम द वर्क मेंबर ऑफ द यूनियन। अच्छा, आप इसको हिस्ट्री से नहीं तो ऐसे समझ लो, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में होता था ना कि भैया मास बंक है, आज कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा। अब टीचर कौन है? ये तो वर्कर हो गए, वर्कर में कई सारे ट्रेड यूनियन टाइप के और लीडर हो गए। और जो टीचर वीचर कौन है? ये आपके कौन है? नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, ठीक। आपने सब लोग ने बैठ गया कि आज भैया मास बंक है, कोई जा नहीं सकता, आज जाएगा नहीं, कोई काम पढ़ने नहीं बैठेगा, तो ये आपकी एक तरीके से हड़ताल है। पिकेटिंग क्या होता है? एक्शन टेकन बाय द यूनियन मेंबर टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम अटेंडिंग वर्क आफ्टर ए स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड। अब ये वही वाली बात है, जैसे कि कई बार आपने देखा कॉलेजेस में कि आपका जो सेशनल जो टेस्ट होते थे, उसमें वो कहते थे कि भैया आप कोई टेस्ट नहीं देगा, जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पूरा टेस्ट रद्द हो गया। तो और उसके में क्या है कि कई सारे पढ़ाकू लोग जो है कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे चश्मा पहन के, ठीक, तो उनको जो है रोकते थे ना, वही चीज है पिकेटिंग। इसमें ट्रेड यूनियन के मेंबर जो है बाकी इंप्लॉइज को वर्क करने जाने से रोकते थे, जब स्ट्राइक को मतलब हड़ताल का जो है पहले से बुलावा दे दिया गया है, तो इनको भी नहीं जाने देंगे कि भैया सेशनल टेस्ट को जब हमने कह दिया कि नहीं होगा तो तुम क्या चले आ रहे हो, ठीक, चश्मा उतार लेंगे तुम्हारा, ठीक। तो इसके बाद क्या है, अब बॉयकॉट। तीसरा तरीका क्या है कि बॉयकॉट कर देना, रिजेक्शन बाय वर्कर ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक। तो यहां पे यही है कि उनको रिजेक्ट कर देना, जो भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट जो है एम्प्लॉयर दे रहा नियोक्ता, ठीक, स्पेसिफिक, उनको मना कर दो, बॉयकॉट कर दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक, हम नहीं करेंगे ये सब। या फिर जैसे कि हिस्ट्री में हमने देखा गया है कि कई सारे लोगों को कहा गया था, जैसे कि आपका जो है कोई बार्बर है, कोई अपना एडवोकेट है, उनसे क्या कह दिया कि हम जो है ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो है ये वर्कर भी कह सकते हैं कि हम भैया बाइकआउट करते हैं, हम आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे, आपको कोई दूध पानी कुछ भी नहीं होगा आपके घर में। समझ में आ रही बात? तो ये चीज हो गई, ठीक, बाइकआउट का। फिर घेराव है। अब जैसे बाइकआउट वाले में एक चीज और भी थी, जैसे हमने क्या एक स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी किया था, कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं ताकि सारी दोनों चीज याद हो जाए। हमने क्या कहा था कि फॉरेन, जो भी फॉरेन मतलब हिंदी वाला फॉरेन नहीं, फॉरेन मतलब बाहर वाले फिरंगी वालों का
कोई भी कॉटन कपड़ा कुछ भी आएगा हम क्या करेंगे, हम पहनेंगे ही नहीं। आज जब आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो आज हम क्या कर रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, प्लीज ये अपील है, नहीं करना है। बहुत बहुत ही कलंतरी आदमी है ये, ठीक। इस अब घेराव क्या है कि इस कन्फाइन कोई मैनेजरल पर्सन है, मान लीजिए मारुति में जो है कोई मैनेजर नहीं सुन रहा आपकी बात, आपने इसकी गाड़ी का घेराव कर लिया और उसको काम नहीं करने दे रहे हो, उसको जो है अनईजी फील करा रहे हो, और इससे क्या होगा कि वो प्रेशर में आके आपकी जो भी डिमांड्स है उनको मान लेगा, ठीक। मैनेजमेंट इज कंपेल्ड, मतलब उसको फोर्सफुली एक तरीके से फेवरेबल डिसीजन आपके प्रति दे सकता है वो, ठीक। इसके बाद क्या है, ब्लॉकेड refer to obstruct of products a sector at a certain point by worker though it does not involve any stoppage or redact in product, ठीक। मतलब कई जगह ये कह देंगे अच्छा बिस्कुट बन रही है कंपनी में, बिस्कुट बन रहा है, ठीक। तो उन्होंने कुछ जगह और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आटा जो है वो वाली चक्की बंद कर दो। अब पूरा बिस्किट बाकी तो चल रहा है, ठीक, लेकिन उन्होंने आटा बंद कर दिया तो पूरा काम हो पाएगा क्या? जब आटा ही नहीं होगा तो बिस्किट कहां से बनेगा, ठीक, कुकी कहां से बनेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये सारे जो है डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे वो ऐसे बोल ले कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या निम्नलिखित में से कौन कौन सा जो है डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो स्ट्राइक, पिकेटिंग, बाइकआउट, घेराव और आपका जो है ब्लॉकेड, और साथ में दे दिया उसने कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो डायरेक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं आता, ठीक है। जैसे यहां पे दे रखे थे ना, तो डायरेक्ट एक्शन ये हो गया। बाकी तीन कौन कौन से हैं, लीगल इनेक्टमेंट, पॉलिटिकल आपका एक्शन, कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल इंश्योरेंस, ये नहीं आते हैं किसमें, डायरेक्ट एक्शन में, ठीक। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं, और हमारे संविधान में कई सारे जो प्रोविजन दे रखे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक। तो वो हम समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए राइट टू इक्वेलिटी 14 आर्टिकल जो है, जिसने पॉलिटी पढ़ी है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से बस उसको जोड़ के हमें यहाँ पे देखना है कि अच्छा ये वाली चीज हम, क्योंकि हम ऐसा करते नहीं ना, वर्कर एम्प्लॉयर, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि नियोक्ता और चाहे कर्मचारी दोनों सब बराबर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब वर्कर की रेस, ठीक, RRCSP ऐसे याद करो, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बिहार का, यूपी का बंदा या बंदी जाके महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो ये नहीं कह सकते अबे बिहारी भाग यहाँ से, अबे तू ये है, तू गरीब है, हमारे यहाँ कैसे आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना हो। सिंपल सीधी सी बात है। ये आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत ये जो है डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है, भेदभाव, और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में फंडामेंटल राइट्स हैं वर्कर्स के। और उसके बाद क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, व्यक्तिगत जो लिबर्टी स्वतंत्रता है और लाइफ की भी 21 के अंतर्गत, ठीक। ये वर्कर एम्प्लॉयर सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वर्कर की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंतर्गत ही तो ट्रेड यूनियन बनाते हैं, ट्रेड नहीं, ट्रेड यूनियन, ठीक। अच्छा, ट्रेड यूनियन जो बनाने का ये प्रावधान है आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत कौन से उसमें आता है, कमेंट करके बताइए प्लीज, ठीक। उसके बाद क्या है आर्टिकल नंबर 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, मतलब आपका ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर पूछ ले तो किसमें, आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का हाजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं होगा। इसी संबंधित जो है चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट आया है। एक पेंसिल जो है पोर्टल है, ठीक, किससे रिलेटेड है कि चाइल्ड लेबर ना कोई अगर कहीं पे हो रही तो आप जो है ऑनलाइन जाके उसकी कंप्लेंट कर दीजिए। देखिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया आपको यहाँ पे, ये हो गया। फिर अब मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आर्टिकल नंबर 18 में कल्याण की बात की जाती है, पीपल एंड सिक्योर सोशल ऑर्डर, ठीक। ये बोल रहा है ना यहाँ पे, लोगों का कल्याण और सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 39 क्या बोलता है भाई कि आपका देखो बहुत एक एक चीज समझना है इसमें। आर्टिकल नंबर 39 क्या बोलता है कि हम एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आजीविका को पा सकें, ठीक। आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा यहाँ पे, ठीक, या वर्क, हेल्थ नहीं होगा,
ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 39 में है आपका। बी और सी इस तरीके से पढ़ना, उसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैं खाली आपको तोड़ के बता रहा हूँ ताकि इजी जो मेन बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ से संबंधित वो यहाँ पे समझ में आ जाए। आपको जो है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका मिल सके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो वीमन हो चाहे मैन हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो सेम पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, ग्लास सीलिंग इफेक्ट इन कॉर्पोरेट्स। ये क्या चीज है जरा बताइए। ठीक, प्रोटेक्ट ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन सबका, ये सारी बात है। किस आर्टिकल में? 39 में। 39A क्या बात करता है? फ्री लीगल एड की बात करता है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? लीगल सिस्टम में आपका प्रमोट करते हैं, न्याय को प्रमोट करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मतलब होना चाहिए। क्योंकि गरीब है तो क्या मतलब पहुंच नहीं सकता क्या? ये चीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड। इसी के अंतर्गत जो है ये एक संस्था बनाई गई, नालसा। ठीक, नालसा बनाई गई संस्था, और इसी के एवज में स्टेट्स में भी होती है, लेकिन उसका नाम सालसा नहीं होता है, जो कि डांस होता है। ठीक, ऑन ए लाइटर मोड। तो ये नालसा होता है, वो सलसा होता है, ऐसे। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है सिविल सर्विसेज में। आर्टिकल नंबर 41 क्या? राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो है डीपीएसपी में यहाँ पर पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपको मनरेगा में आपने सुना होगा कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है ना, अगर 15 दिन तक उनको कोई काम मांगने के बाद भी 15 दिन तक कोई काम ना दिया जाएगा। और ओल्ड एज और सिकनेस, इसके रिलेटेड आप लोगों को देखो, मैं रोज ईपीएफओ जो कार्ड्स हैं, ईपीएफओ कार्ड एक सीरीज मैंने चालू कर रखी है, रोज 2 बजे आती है ओनली करंट अफेयर चैनल पे। ठीक, उसमें क्या है, सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स और जो भी इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए 3-3 मिनट के वीडियो होते हैं, उसकी पीडीएफ जो है हमारी पेड ग्रुप में दी जाती है। उसको आप लोग फॉलो करते रहिए, जितने भी ओल्ड एज स्कीम और ये सारी चीजें सब कवर हो जाएंगी। कम से कम जो है 200 क्विक रिवीजन वाले ईपीएफओ कार्ड्स में लेके आऊंगा आप लोग के लिए। ठीक, आपका जो है 42 वाले आर्टिकल में क्या दे रखा है? अब ये याद रख लेना कि किस आर्टिकल में, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पूछता है फैक्ट वहां पे। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होने चाहिए। ठीक, वर्क करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे 18-18 घंटे, या फिर जैसे कोल माइंस होती हैं तो वहां पे कोई भी उनको पहनने के ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं होती, बिल्कुल जानवरों की तरह काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, मैटरनिटी मातृत्व की जो है रिलीफ मिलना चाहिए, जैसे 26 वीक हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? 12। और अभी भी 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो कितने वीक हैं ये बताइए। ठीक है, 2 बच्चे थे, 12 नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 43 में क्या है? सिक्योर वर्क हो गया, लिविंग वेज हो गया। अभी समझाता हूं आपको क्या मतलब है इन तीनों का। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग, मतलब जीवन यापन अच्छे तरीके से हो, डिसेंट तरीके से हो ना, खाली कि अच्छा देखो समझो, मिनिमम वेज मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, रोटी, फूड, क्लोथ एंड होम। ठीक, और उसके बाद क्या है? लिविंग वेज। लिविंग वेज में क्या है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान है, आरकेएम, वो तो है ही है, साथ ही साथ हमको हेल्थ भी चाहिए, हमको एजुकेशन भी चाहिए, हमको इंश्योरेंस भी चाहिए। ये क्या कहलाता है? लिविंग वेज कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक, और ये किसमें मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 43 में। और इन दोनों के बीच में जो वेज आएगा वो क्या कहलाएगा? फेयर वेज कहलाएगा। फेयर वेज कहलाएगा। समझ में आ गया? अब तो गलत नहीं करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर आप लोग कहोगे अरे सर हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे दिया होता आज तो हमारा क्वेश्चन, वहां पछताना नहीं है। और इसीलिए जैसे ये वीडियो तो चलिए यूट्यूब पे आ रहा है, सबके लिए है फ्री, लेकिन पेड ग्रुप में जो है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं, जो कई लोग आते हैं प्रॉब्लम बताते हैं, ये मेरे साथ हो गया, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से लड़के जो आगे निकलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है, उनको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं पढ़ने पे उनको जो है पूरी तरीके से विवश कर दूंगा, ये बात है। आर्टिकल नंबर जो है 43 अनुच्छेद 43A जो है, ये किस जो है संवैधानिक संशोधन के थ्रू लाया गया? 42वें, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक, किसको? 42वें संवैधानिक संशोधन को। ठीक, कौन से साल में आया था ये बताइए? 76 में आया था क्या? 1976 में। ठीक, तो यहाँ पे क्या? सिक्योर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अंडरटेकिंग, मतलब यह है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन हो किसमें? मैनेजमेंट में। वहां जाके ये लोग जो है वर्कर भी आपका एम्प्लॉयर के साथ बैठे और फिर डिसीजन लेगा सारी बातों पे, तो क्या होगा? इंडस्ट्रियल क्या आएगी? डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी आएगी तो इंडस्ट्रियल पीस आएगी, तो सौहार्द
पूर्ण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बने रहेंगे। समझ में आई ना बात? ये सारी चीजें हैं। अब जो है यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो लेबर जो सब्जेक्ट है वो आपका समवर्ती सूची में है, यानी कि कंकर्ड लिस्ट में। और कंकर्ड लिस्ट में क्या होता है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों लोग ही जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक, ये मैंने कहीं से नहीं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से उठाया है। ठीक, डोंट टेक इट अदरवाइज। और इस वाली वेबसाइट को आप लोग खंगालो और इसको अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज इसको देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल स्कीम है इसमें। अच्छा, क्या क्या चीजें पढ़ा करो कम से कम हर ऑफिशियल वेबसाइट पे, अबाउट अस, मतलब नॉट अस बट देम। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी। और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक, उसमें देखो प्रोग्राम या फिर स्कीम्स, ये सारी चीजें देखो। ठीक है, और देखो ये सब चीजें जो होती है ना बता देता हूं, ताकि जो है आप लोग खुद भी करो। बाकी लोग को बताएंगे नहीं, क्योंकि आप वहीं पहुंच गए और वही चीज वो लोग बता रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सही जगह आपको पहुंचाना, यही राइट गाइडेंस की बात है। ठीक, एक चीज और होती है एनुअल, अगर उसमें कुछ वो दे रखा हो उन्होंने एनुअल पब्लिकेशन का, की मतलब ईयर बुक या इस टाइप की कुछ भी, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग लॉ तो बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आपका ये जो है, अच्छा शेड्यूल कौन सा है 7 और आर्टिकल कौन सा है 246, याद रखना। ठीक, लेकिन इसमें कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर जो है वो स्टेट के कानून को खा जाएगा। ठीक, सेंटर की मतलब मानी जाएगी लॉ की बात, ये वाली बात है। और इसमें कौन कौन से, देखिए यहाँ पे जो लेबर जुरिस्डिक्शन है, संविधान में हमारा स्टेटस जो दिया गया है, तो ये गलत यहाँ पे छपा हुआ, ये ऐसी मिनिस्ट्री पे भी दे रखा है, लेकिन चलिए इतना तो आप लोग को पता ही है। तो वहां पे क्या है कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में एंट्री नंबर 55 के अंतर्गत, अब यहाँ पे जो भी लेबर जुरिस्डिक्शन चीजें जुड़ी हुई हैं, इसको याद कर लेना मेरे भाई। याद करने का मतलब ये नहीं है कि जप रहे हो बैठ के, इसको कई बार अलग अलग टाइम पे आप इसको जो है पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक, देखो एक चीज बता दूं साफ साफ, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पसीना अभी अभ्यास में बहाओगे, उतना ही युद्ध में खून कम बहेगा। तो टेक इट वेरी सीरियसली, और जो मैं बताता जा रहा हूं उसको फॉलो करते रहो, इधर उधर जाके गुमराह मत हो। ठीक, लोग आएंगे बरगलाएंगे, लेकिन आपको एक बार आपने हम पे भरोसा किया है, खुद पे भरोसा किया है, तो बिल्कुल आसानी से बस लग जाओ। ठीक है, 55 में क्या है समझिए, एंट्री नंबर 55 कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। ठीक, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, 22वें वाले में क्या है, ट्रेड यूनियन की बात करी गई, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट की बात की गई है। 61 वाले में क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है किससे, यूनियन एम्प्लॉइज की बीच की बात उनकी करी गई है। 23 में क्या है, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा बीमा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। 65 में क्या है, यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल एंड व्यवसायिक यानी या फिर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की बात करी गई है। इसके अलावा एंट्री नंबर 24 में क्या बोला गया है कि वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड यानी कि जो है फ्यूचर वाले जो है भविष्य की निधि, एम्प्लॉयर्स इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी, ये सब किस में बात करी गई है, एंट्री नंबर 24 में। प्लीज इनको 2-3 बार अलग अलग टाइम पे, या एक बार में 2-3 बार पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ो, इनको आंखों नीचे गुजरना जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से आज हम अपना पार्ट जो है 15 खत्म करते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय से रिलेटेड कई सारे जो संलग्न कार्यालय हैं, कहाँ मुख्यालय है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन होता है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको पार्ट 16 में हम लोग को पढ़ा जाता है। ठीक, पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 या फिर 9696 और 66089 पे कॉल करके आप लोग अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। सारी जानकारी वहां पे आप लोग को दे दी जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर कमेंट जरूर करना। ठीक, और आप करोगे मुझे मालूम है, क्यों, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।